Hello students, today we are here to discuss our chapter number 9 and the name of this chapter is Independent States in the 18th century. तो मीन्स 18th century में आपके कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट अवर चैप्टर. द 18th सेंचुरी जो थी इंडिया की, वो एक ऐसा पीरियड था, सिग्निफिकेंट चेंज था उसमें. वंस पावरफुल जो मुगल एम्परर थे, उन्होंने शुरुआत की थी टू लूट ग्रेप्स ऑन द सब कॉन्टिनेंट एंड न्यू इंडिपेंडेंट जो स्टेट्स थे वो इमर्ज हो गए थे उस जगह पर. मतलब जो उनकी सत्ता थी वो कमजोर पड़ गई थी और उसमें नए जो चेंजेस थे वो शुरू हो गए थे. जो मुगल की वीकेंड थी, रीजनल पावर थी, जैसे माइजर, बेंगल, अवध, मराठास टू कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ये जो पीरियड था सो द राइज ऑफ न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन, ईच विद इट्स अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन. हर एक का यूनिक एडमिनिस्ट्रेशन था, मिलिट्री स्ट्रक्चर था और इकोनॉमिक उनकी पॉलिसीज थी, ठीक है. सेवरल जो बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्परर को. जो आपका एम्पायर है वो स्ट्रेंथ था, थिन इन स्ट्रेंथ थी ड्यू टू कंटिन्यूस उनमें लड़ाई होती थी क्योंकि, ठीक है. और जो लेटर मुगल्स थे वो लैग थे, लीडरशिप नहीं थी उनमें, और जो विजन था उनकी प्रेसिडर्स का. ये जो लीड है एमरजेंस ऑफ स्मॉलर इंडिपेंडेंट स्टेट्स में, मैनी ऑफ विच वर लीड बाय एम्बिशियस रीजनल रूलर्स. जो मराठास थे वो लीडरशिप में थे पेशवाज की, बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फोर्स थी उनके पास इंडिया की उस पीरियड में. ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, रिवेन्यू कलेक्शन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ थी जो उनको मदद करती थी अपनी टेरिटरी को बढ़ाने में, ठीक है. मेकिंग दैम अ डोमिनेंट पावर. ये जो डेवलपमेंट है कंबाइंड विद द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स एंड मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू इरा इन इंडियन हिस्ट्री. इंडियन हिस्ट्री में ये नई जो है शुरुआत थी, ठीक है. अब इसके पास बात आते हैं कॉजेज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्परर. तो इसके कॉजेज क्या क्या थे? सो जो डिक्लाइन था मुगल एम्परर का कैन बी एट्रीब्यूटेड टू सेवरल फैक्टर्स. वो दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर से एट्रीब्यूट था. प्राइमरी रीजन क्या था कि वीक थी लीडरशिप उनकी. लेटर मुगल्स हु वर अनेबल टू मैनेज, वो मैनेज करने में इनेबल हो गए थे टेरिटरी को, एंड डाइवर्स हो गई थी उनकी पॉपुलेशन उस रूल में, ठीक है. सबसे पहले आप देखते हैं वीक सक्सेसर. सो औरंगजेब की डेथ के बाद जो मुगल हैं, थ्रोन वाज ऑक्युपाइड बाय अ सीरीज ऑफ वीक रूल. उनकी सत्ता जो है वो कमजोर होती चली गई थी, ठीक है. ये जो रूलर्स हैं लैक्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स एंड मिलिट्री एक्यूमेन ऑफ देयर प्रेडिसर्स. औरंगजेब का जो लॉन्ग और कॉस्टली वार थे डेक्कन ड्रेन में द एम्पायर रिसोर्सेज एंड लेफ्ट इट वुनरेबल टू एक्सटर्नल अटैक्स. वो उनके जब जो अटैक्स हुए थे उनकी वजह से वो काम उन्होंने खो दिए थे, ठीक है. फिर आता है आपका इकोनॉमिक डिक्लाइन. सो जो मुगल एम्पायर ने फेस किया था, सेवरल इकोनॉमिक चैलेंजेस देखे थे उन्होंने कंटिन्यूस वॉरफेयर की वजह से और जो ग्रोइंग कॉस्ट थी एडमिनिस्ट्रेशन की. एम्पायर्स का जो रिवेन्यू सिस्टम था वो इनएफिशिएंट था, ठीक है. कॉपरेशन स्प्रेड था अमंग लोकल गवर्नर्स के थ्रू, नोबल्स के थ्रू. फर्दर जो वीकनिंग थी वो सेंट्रल अथॉरिटी थी, ठीक है. फिर आता है राइज ऑफ रीजनल पावर. तो जो सेंट्रल मुगल की अथॉरिटी थी वो बहुत कमजोर थी रीजनल पावर की वजह से. जैसे कौन कौन थे उसमें, मराठा, राजपूत, सिख, इनकी वजह से वो कमजोर हो गए थे. बिगन एसिस्टिंग देयर इंडिपेंडेंस. ये जो स्टेट्स थे रिफ्यूज करते थे, टैक्स को पे नहीं करते थे मुगल एम्परर को और एस्टेब्लिश करते थे अपने खुद के एडमिनिस्ट्रेशन को, ठीक है. इसके बाद आपका फोर्थ आता है इन्वेजन. सो जो मुगल्स थे उन्होंने फेस किए थे एक्सटर्नल इन्वेजन, पर्टिकुलरली फ्रॉम नादिर शाह ऑफ पर्शिया और अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान, ठीक है. इनकी वजह से उन्होंने एक्सटर्नल इन्वेजन फेस किए थे. जो इन्वेजन थे डिवास्टेड थे मुगल ट्रेजरी को एंड फर्दर वीकेंड थे एम्परर की मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है. अब इसके बाद आता है लेटरल मुगल्स. सो दो लेटर मुगल्स थे वर द रूलर्स ऑफ हु सक्सेडेड औरंगजेब आफ्टर हिज डेथ. औरंगजेब की डेथ के बाद जो रूलर आए थे, ठीक है, जिन्होंने सक्सेड हासिल की थी, वो 1707 के बाद आए थे. अनलाइक द अर्ली मुगल एम्परर लाइक अकबर एंड शाह, जो लेटर मुगल्स थे वो अनेबल थे, ठीक है, वो मेंटेन नहीं कर पाए थे अपनी पीछे की जो उनके एम्परर ने जैसे रूलिंग की थी अकबर ने, शाहजहां ने, वो ऐसा रूल नहीं कर पाए थे. दी बिकम, वो पपेट्स बन गए थे, ठीक है,
इन द हैंड ऑफ देयर पावरफुल, जो वहां पे पावरफुल नोबल्स थे, ठीक है, उनके वो पपेट बन गए थे और उन्होंने अपनी ऑथोरिटी को लॉस कर दिया था रीजनल गवर्नर्स को, नॉन एज सूबेदार, जिन्हें सूबेदार बोलते थे, ठीक है। सम ऑफ द की लेटर मुगल एम्परर में क्या कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है बहादुर शाह, ठीक है, औरंगजेब के बेटे थे बहादुर शाह, हु ट्राई टू मेंटेन, उन्होंने कोशिश की थी कि वो एम्पायर को मेंटेन रखें, लेकिन वो इंटरनल रिबेलियन की वजह से फेल हो गए थे, ठीक है। इसके बाद आते हैं जहांगीर शाह, जिनका टाइम पीरियड 1712 से 13 तक का, तो इनका जो रीजन था वो मार्क था बाय इनएफिशिएंसी और लग्जरी बट लीड टू फर्दर डिक्लाइन, लेकिन वो नहीं रह पाए, ठीक है, वो लग्जरियस लाइफ जीना चाहते थे बट नहीं हो पाया। फिर आते हैं मोहम्मद शाह, सो ऑल्दो उन्होंने रूल किया था लास्ट पीरियड तक, ओके, फेस किए थे बहुत सारे इन्वेजन्स और वो अनेबल थे मुगल पावर को रिस्टोर करने में, ठीक है। फिर आते हैं शाह आलम सेकेंड, he was reduced to a figurehead by the end of his reign, with the real power being exercised by regional rulers like Marathas and the British. शाह आलम सेकेंड जो थे उन्होंने रिड्यूस कर दिया था फिगर हेड, ठीक है, एंड होने वाला था उस चीज का, और वो किसके अंडर में वर्क कर रहे थे? मराठास और ब्रिटिश के अंदर वो काम अपना नहीं कर पाए थे, ठीक है। सो जो आपके लेटरल मुगल्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था कंट्रोल करने के लिए अपने एम्पायर को, वो बनाए रखें कि भाई ये खत्म ना हो, ओके, गेन मोर पावर, लेकिन जो एम्परर की टेरिटरीज थी वो श्रिंक होनी शुरू हो गई थी। इवेंचुअली जो मुगल्स थे बिकेम मेयर सिंबॉलिक रूलर्स कन्फाइंड टू दिल्ली, ओके। अब आता है आपका न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन, मुगल्स के बाद जो नया पॉलिटिकल फॉर्मेशन था। सो एज अ मुगल एम्परर जब खत्म हो गया था तो न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इमर्ज हुआ था बहुत सारे पार्ट्स में। ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे इन्होंने एस्टेब्लिश किया था अपना खुद का गवर्नेंस, ट्रेड, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है माइजर। सो अंडर द लीडरशिप ऑफ हैदर अली और जो उनके बेटे थे टीपू सुल्तान, वो माइजर को जो है गाइड करते थे, ये वहां के रूलर थे, ओके। माइजर बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट था साउथर्न इंडिया में। टीपू सुल्तान जो थे फायर्स अपोनेंट थे ब्रिटिश एक्सपेंशन के, और वो इंट्रोड्यूस कराते थे सेवरल रिफॉर्म्स को एडमिनिस्ट्रेशन में, मिलिट्री में, वो मॉडर्नाइज करते थे अपनी आर्मी को यूरोपियन टेक्नोलॉजी के साथ और बिल्ड करते थे एक स्ट्रॉन्ग एलियंस विद फ्रांस के साथ, ठीक है। माइजर जो था वो जाना जाता था आपके प्रॉस्पेरियस एग्रीकल्चर के लिए, ट्रेड इन सिल्क एंड स्पाइसेस। टीपू सुल्तान के जो एफर्ट्स थे वो रेसिस्ट करते थे ब्रिटिश को कंट्रोल करने के लिए, मेड माइजर अ सिग्निफिकेंट पावर बना दिया था उन्हें डेक्कन रीजन को, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड आता है आपका बंगाल। सो बंगाल जो था वन ऑफ द मोस्ट वेल्थिएस्ट प्रोविजन था मुगल एम्पायर का, बट बाय द मिड 18th सेंचुरी के बीच में इट बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया था लीडरशिप ऑफ नवाब सिराजुद उल्लाह के लीडरशिप में, ठीक है। बंगाल की जो इकोनॉमी थी वो ड्राइव होती है बाय द प्रोडक्शन ऑफ आपके टेक्सटाइल्स का प्रोडक्शन होता था, एंड बिकम अ मेजर सेंटर था वो ट्रेड का, ठीक है। जो बैटल था आपका प्लेसी का 1757 में मार्क्ड होता है टर्निंग पॉइंट इन बंगाल हिस्ट्री में, वैन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने डिफीट किया था सिराजुद्दीन उल्लाह को एंड टुक कंट्रोल टू बंगाल। ये जो विक्ट्री थी पेव द वे फॉर ब्रिटिश इन इंडिया, ठीक है, मतलब ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला जो थे इन्हें हरा दिया था और बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका अवध, ओके। सो जो अवध है उसको आप ओध बोलते हैं, वो अनदर इंपॉर्टेंट मुगल प्रोविजन था, ठीक है, दैट बिकम इंडिपेंडेंट हो गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाब शदत अली खान इन द अर्ली 18th सेंचुरी में। अवध को जाना जाता था उसके रिच कल्चर, आर्किटेक्चर, आर्ट की वजह से, एंड इट बिकम अ सेंटर बन गया था पॉलिटिकल पावर का नॉर्थन इंडिया की। जो नवाब थे अवध के वो मेंटेन करते थे डेलिकेट बैलेंस मुगल अथॉरिटी और अपने खुद के इंडिपेंडेंसी में, ठीक है। थर्ड जो था आपका फिर आए थे जाट्स, ठीक है। जो जाट थे वो फार्मिंग कम्युनिटी थी नॉर्थन इंडिया की, रोज टू प्रोविनेंस इन द अर्ली 18th सेंचुरी। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था पावरफुल स्टेट इन द रीजन अराउंड भरतपुर में। जो जाट थे वो जाने जाते थे मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए, प्ले करते थे इंपॉर्टेंट रोल इन चैलेंजिंग मुगल अथॉरिटी।
वो बनाते थे बहुत सारे फोर्ट्स, रेजिस्टेंस इन्वेशन फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स में, ठीक है। फिर आते हैं आपके राजपूत। सो जो राजपूत थे वो भी ट्रेडिशनल वॉरियर्स रूलर्स थे राजस्थान के, ठीक है, जो मेंटेन करते थे इंडिपेंडेंट डिस्पाइट मुगल अटेम्प्ट्स टू कंट्रोल देम। आफ्टर द डिक्लाइन, मुगल के डिक्लाइन के बाद जो राजपूत हैं उन्होंने रिगेन कर लिया था अपने इन्फ्लुएंस को और कंटिन्यू किया था अपने किंगडम्स को, इंक्लूडिंग जिसमें मेवाड़ था, मारवाड़ था, जयपुर था। उन्हें जाना जाता था अपने वैलर और लॉयल्टी और टू देयर लैंड के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके सिख। सो जो सिख कम्युनिटी थी आपको पता ही है वो इमर्ज थी पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स के साथ, अंडर द लीडरशिप थे उनके गुरु गोबिंद सिंह और बाद में महाराजा रणजीत सिंह बने थे। अर्ली 19th सेंचुरी में जो सिख थे उन्होंने एस्टेब्लिश किया था सिख एम्पायर को पंजाब में विद लाहौर के साथ। लाहौर जो थी वो वहाँ की कैपिटल थी। ओके, जो सिख हैं बिल्ड किया था उन्होंने स्ट्रॉन्ग एंड डिसिप्लिन आर्मी विच रेजिस्टेड इन्वेशन फ्रॉम द मुगल्स एंड अफगान्स, ठीक है, जो इनके अगेंस्ट जो है लड़ाई करती थी। इसके बाद आते हैं आपके सतनामीज। सो जो सतनामीज थे वो रिलीजियस थे, सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट थे, इमर्ज करते थे नॉर्थन इंडिया में। दे एडवोकेट फॉर इक्वालिटी एंड रिजेक्टेड द रिजिड कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के वो खिलाफ थे। ऑल्दो नॉट अ पॉलिटिकल फोर्स लाइक मराठास और सिख्स, जो आपका सनातनीज थे वो सिग्निफिकेंट थे चैलेंजिंग में सोशल नॉर्म्स और प्रमोट करते थे इक्वालिटी इन द सोसाइटी में कि सब इक्वल रहें, ठीक है। नेक्स्ट आपके आते थे मराठास। सो जो मराठास थे वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मिडेबल पावर थी इंडिया की 18th सेंचुरी में। ये इमर्ज करते थे एज अ डोमिनेंट फोर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ छत्रपति शिवाजी के अंडर में ये लोग जो है गाइड किए जाते थे। हु फाउंडेड द मराठा, जिन्होंने मराठा एम्पायर को जो है फाउंड किया था, ढूंढा था। शिवाजी की डेथ के बाद जो एम्पायर है वो एक्सपैंड हो गया था पेशवाज में। हु सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा एम्पायर, ठीक है, जिन्हें प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री माना जाता था मराठा एम्पायर का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं आपके पेशवा। तो जो पेशवा थे वो की रोल प्ले करते थे इन एक्सपेंडिंग द मराठा एम्पायर को बढ़ाने के लिए। द मोस्ट नोटेबल जो पेशवा थे वो बाजीराव फर्स्ट थे, हु लीड सेवरल सक्सेसफुल मिलिट्री कंपेनियन अगेंस्ट द मुगल्स एंड अनदर रीजनल रूलर्स। जो पेशवास थे एस्टेब्लिश करते थे अपनी कैपिटल पुणे में, जो है उन्होंने अपनी कैपिटल बनाई थी एंड बिकम द मोस्ट पावरफुल, और सबसे ज्यादा पावरफुल पॉलिटिकल फोर्स था वेस्टर्न इंडिया में इनका, ठीक है। इसके बाद आपके यहाँ आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो मराठास ने डेवलप किया था सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पेशवा के साथ वो बिल्कुल टॉप पर था। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था प्रोविंसेस। हर एक जो है गवर्न करते थे मिलिट्री लीडर्स के थ्रू, जिन्हें सरदार बोलते थे। मराठास ने मेंटेन किया था सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, वेयर जो लोकल लैंड ओनर्स थे, जमींदार थे, वो कलेक्ट करते थे टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ स्टेट के बिहाफ में, ठीक है। इसके बाद था आपका ट्रेड एंड एग्रीकल्चर। सो जो मराठास की इकोनॉमी थी वो बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे। फार्मर्स जो थे वो क्रॉप्स ग्रो करते थे, जैसे वीट है, राइस है, मिलेट्स थे। ट्रेड्स फ्लोरिश करते थे अंडर द मराठास विद गुड्स लाइक कॉटन, टेक्सटाइल, स्पाइसेस, मेटल वेयर्स बीइंग एक्सपोर्टेड टू द अदर रीजन्स में उन्हें फिर बेचा जाता था। मराठास जो थे कंट्रोल की ट्रेड रूट्स था उनका, इंक्लूड दैट कनेक्टेड इंडिया टू द इंडिया को अरेबियन सी से वो कनेक्ट करते थे अपने ट्रेडिंग के थ्रू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रिवेन्यू। सो जो मराठास थे वो कलेक्ट करते थे रिवेन्यू थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड चौथ, ओके, वेयर वो लीव्ड करते थे टैक्सेस को ऑन टेरिटरीज आउटसाइड देयर एम्पायर इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री प्रोटेक्शन, के वो अपना सामान देते थे, टैक्सेस देते थे और फिर उसकी एक्सचेंज में मिलिट्री की प्रोटेक्शन लेते थे, ठीक है। ये जो सिस्टम है अलाउ करता था टू जनरेट सिग्निफिकेंट इनकम, के वहाँ पे उनकी इनकम जो है वो जनरेट हो जाए, विच दे यूज टू फंड देयर आर्मीज, जिससे वो अपनी आर्मीज को फंड दे सकें और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में उनका काम ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट आता है इनका आर्मी। सो जो मराठास की आर्मी थी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स थी इंडिया की 18th सेंचुरी में। जो आर्मी थी वो ऑर्गेनाइज्ड होती थी इनटू कैलवरी में, इन्फेंट्री में और आर्टिलरी यूनिट्स में, एंड दे यूज्ड जुगरिला टैक्टाइल्स टू डिफेंड देयर एनिमीज, अपने एनिमीज को
खत्म करने के लिए या उनसे लड़ने के लिए वो उन्हें रेडी करते थे। मराठास जो थे उनको जाना जाता था लाइट कैवेलरी के नाम से, विच कुड मूव क्विकली एंड स्ट्राइक द एनिमी विद प्रिसीजन, जो बहुत तेजी से काम करते थे। ठीक है, मराठास जो थे एक्सपेंडेड थे अपनी टेरिटरी की वजह से थ्रू अ सीरियस मिलिट्री कंपेनियन था उनके पास। डिफीटिंग द मुगल्स को उन्होंने हराया, राजपूत को जो हराया था, और अदर जो रीजनल पावर्स थी। दो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस थी मेड देम वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड फोर्सेस इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। उस टाइम पे बिना किसी से डरने वाली वो फोर्स थी जो सबसे जो है बहुत बहादुरी से लड़ाई करती थी। इसके बाद है मिलिट्री रिफॉर्म्स। सो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने मॉडर्नाइज किया था अपनी आर्मी को, इंट्रोड्यूस करा के यूरोपियन स्टाइल मिलिट्री टैक्टिक्स एंड वेपन्स, जो ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंडियन रूलर थे। ठीक है, जो यूज करते थे रॉकेटरी का इन वेलफेयर में एंड बिल्ड करते थे एलियंसेस फ्रांस के साथ टू स्ट्रेंथ हिज पोजीशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। ब्रिटिश के खिलाफ जो है लड़ने के लिए वो यूरोपियन वेपन्स का यूज करते थे। ओके, एंड द लास्ट वन इज रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश रूल। सो जो टीपू सुल्तान थे उन्होंने लड़ाई की थी 4 टाइम्स अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ, जिसे एंग्लो माइजर वार बोला जाता था, एंड वाज एबल टू रेजिस्ट ब्रिटिश कंट्रोल फॉर मैनी ईयर्स। उन्होंने कंट्रोल किया था कि जो ब्रिटिश है वो उन पे शासक ना कर सकें। उनके जो एफर्ट्स थे टू डिफेंड इज अपने किंगडम को बचाना था और मेंटेन इंडिपेंडेंसी रखना था। ठीक है, मेड हिम अ हीरो फॉर मैनी इंडियंस। बहुत सारे भारतीयों के लिए वो एक हीरो बन गए थे। ओके, सो यू शुड ऑलवेज बी ब्रेव। आपको भी बहादुर बनना चाहिए, अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, वॉट यू बिलीव इन, जस्ट लाइक टीपू सुल्तान, जैसे उन्होंने अपने लिए स्टैंड लिया था व्हेन ही डिफीटेड हिज किंगडम अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उन्होंने जो स्टैंड लिया था अपनी बहादुरी से, उन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया था। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ। अब लेट अस सी द ब्रश अप ऑफ दिस चैप्टर। जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन हुआ था ड्यू टू द वीक लीडरशिप, क्योंकि उनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत कमजोर हो गई थी औरंगजेब के बाद। इकोनॉमिक चैलेंजेस उन्हें देखने पड़े थे, रीजनल पावर राइज हो गई थी। लेटरल जो मुगल्स थे उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने जो किंगडम है उसको मेंटेन रखने के लिए। रीजनल स्टेट्स जो थे जैसे माइजर, बंगाल, अवध, ये सब इमर्ज्ड हो गए थे। मराठास जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ पेशवा के लीडरशिप में थे, वो बिकम अ डोमिनेंट पावर बन गई थी वेस्टर्न इंडिया की। टीपू सुल्तान जो थे माइजर के रेजिस्ट करते थे ब्रिटिश को कंट्रोल करने के लिए और मॉडर्नाइज करते थे अपनी आर्मी को बाय यूरोपियन टेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, एंड लास्ट वन इज जो मराठास थे वो यूज करते थे सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन, जिसे चौथ बोलते थे, एंड हैड अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस थी उनके पास। ठीक है, जिसके थ्रू वो ब्रिटिश के सामने लड़ाई करते थे। क्लियर? सो फाइनली दिस चैप्टर इज फिनिश्ड नाउ एंड वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट चैप्टर। सो थैंक यू।